दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका की कंपनी नासा जो है ये मार्स के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाली थी। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की कंपनी नासा का ये जो मार्स के लिए मिशन है इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा जीवन की तलाश में अलग अलग ग्रह के लिए ये जो मिशन है ये किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि मार्स पर पानी के कुछ संकेत मिले हैं जिसके चलते ही ये मिशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में आपको पता होगा चाइना ने भी मार्स के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। उससे पहले यूएई देश ने भी मार्स के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे इसी मिशन को लेकर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि नासा ने पहली बार अपने किस मिशन के लिए मंगल ग्रह पर रोवर के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भेजा है। तो पहली बार ऐसा है कि इस मिशन के लिए एक हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया है। तो आंसर हो जाएगा परसीवरेंस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमेरिका की कंपनी स्पेस एजेंसी नासा का जो मार्स के लिए ये मिशन अभी लॉन्च किया गया है इसका नाम है परसीवरेंस, ये इसका नाम रखा गया है। और ख़ास बात यह है कि इस मिशन में रोवर तो भेजा गया है, साथ ही साथ में एक हेलीकॉप्टर भी इसमें साथ में भेजा गया है। दोस्तों अभी जब ये मिशन लॉन्च किया गया था उसके कुछ समय बाद से इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके चलते ये ऑफलाइन हो गया था, इसका कोई भी डेटा रिसीव नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उस टेक्निकल इशू को सॉल्व कर दिया गया था जिसके बाद में ये मिशन फिर से ऑनलाइन आ गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक रोवर भी होगा, जिसका मतलब है कि रोवर क्या होता है, ये रोवर एक ऐसी मशीन होती है जो कि वहाँ पर मार्स की ज़मीन पर लैंड करेगी। लैंड करने के बाद में कुछ दूरी तय करेगी, चलेगी और ज़मीन से सैंपल्स को कलेक्ट करेगी। इसको रोवर बोला जाता है। और इस मार्स मिशन में उन्होंने एक रोवर भी भेजा है जिसमें कि इसका जो इसके साथ साथ में एक हेलीकॉप्टर भी उन्होंने भेजा है। इस हेलीकॉप्टर का फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये रहा हेलीकॉप्टर जिसको भी इस मिशन का हिस्सा बनाया गया है। रोवर जो है ये चलकर ज़मीन का परीक्षण करेगा, साथ ही साथ में ये जो हेलीकॉप्टर होगा ये मार्स के वातावरण के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा, सो दैट बाद में कभी साइंटिस्ट जब यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में पहले से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ये जो ड्रोन हेलीकॉप्टर है इसका वजन जो है ये है 2 किलोग्राम और ये जो रोवर इस्तेमाल किया गया है इसका वजन है 1000 केजी। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा अभी इसी क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ये जो होप नाम से मिशन है, इस होप नाम से मिशन को यूएई ने लॉन्च किया था हाल ही में, जो कि मार्स के लिए उनका एक मिशन है। और ये जो तियानवेन-1 नाम से मिशन है इसको चाइना देश ने लॉन्च किया था, जो कि उनका एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया मंगल ग्रह के लिए एक मिशन है। और तीसरा हो गया ये परसीवरेंस, ये अमेरिका, यानी कि कुल मिलाकर 3 मिशन हैं 2020 में जो कि मार्स के लिए लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है अवार्ड्स के ऊपर। अवार्ड्स के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यानी कि यूएन और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ICONGO, के द्वारा दिए जाने वाले करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील यादव SS। एक बार फिर से समझेंगे, यूनाइटेड नेशन, यूएन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर विल बी सुनील यादव SS, सुनील YDV SS इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि ये करमवीर चक्र पुरस्कार आखिर सुनील YDV SS को क्यों दिया गया है और ये सुनील YDV SS हैं कौन। इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें ये एक अवार्ड्स के साथ में ये इनका फ़ोटो देख सकते हैं सुनील यादव का। तो एक्चुअल में ये जो सुनील यादव SS हैं ये SS मोटिवेशन नाम से एक टेलीग्राम चैनल के फाउंडर हैं और उनको ये जो पुरस्कार है अपने मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट करने में, उनको उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से उनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, साथ ही साथ में समाज में पॉजिटिविटी लाने के लिए और समाज में कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रदान किया गया है। खास बात यह है कि सुनील यादव SS की एज बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी कम एज पर समाज के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
साथ ही साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले कई एनजीओ के माध्यम से भी ये समय समय पर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए और भी समाज के प्रति अच्छे काम करते रहते हैं, जिसके चलते इनको नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर समय समय पर बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। जैसे कि आप इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इनको बहुत सारे पहले भी अवार्ड्स दिए जा चुके हैं और बहुत ही कम एज में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो अगर आप भी मोटिवेशन चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुनील यादव एसएस का एसएस मोटिवेशन नाम से एक चैनल चलता है, जिस पर आप इनसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा वरुण श्रीधर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का सीईओ बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पेटीएम का एक छोटा सा वर्टिकल है जिसको पेटीएम मनी के नाम से जानते हैं, जहां से आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका जो सीईओ है वो बनाया गया है वरुण श्रीधर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं वरुण श्रीधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश ना कर पाने की वजह से प्रवीण जाधव, जो कि इससे पहले सीईओ थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद में वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का नया सीईओ बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमन जी ने हाल ही में AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 5वीं बैठक ऑर्गेनाइज करी गई थी उसका प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका फोटो देख सकते हैं। इस मीटिंग में AIIB की जो 5वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक है, इसको वर्चुअली यानी कि वर्चुअल फॉर्मेट में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको अटेंड किया गया है। आगे चलते हैं। इसमें AIIB का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगर थीम आपसे पूछा जाए तो AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये इसका पूरा थीम हो जाएगा, जिसके बेसिस पर इस मीटिंग को आयोजित किया गया है। इसके बाद में प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में वर्ष 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में इन अवार्ड्स की घोषणा हुई है और इसमें जो कैटेगरी है लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड, ये दिया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्रोफेसर अशोक साहनी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ विल बी द राइट आंसर। इसमें क्या है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है यूनिसेफ के द्वारा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के चलते जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में लगभग 2.2 करोड़ बच्चे जो हैं अपनी प्रारंभिक एजुकेशन जो होती है उससे वंचित रह सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इनके अनुसार साउथ एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक जो बेसिक एजुकेशन होता है उससे वंचित रह सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में फ्रांस में इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई है, जो कि दुनिया का पूरे विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोजेक्ट होगा। देखो, सूर्य की एनर्जी का सोर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। उसी कॉन्सेप्ट पर एक आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न चैम्बर। ये जो परियोजना है ये फ्रांस में बनाई जा रही है। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूज़न परियोजना है जिसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। और इसका आपको बता दूं कि
5 वर्ष की ये परियोजना है जिसको 28 जुलाई 2020 को शुरू कर दिया है और 2025 के अंत तक इसको बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। इसको फ्रांस में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पवन हंस द्वारा उड़ान आरसीएस योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखो, सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था उड़ान योजना, जिसके तहत क्या था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान का मौका दिया जाएगा, अपना इंडिया की लोकल फ़्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी। उसी के चलते पवन हंस एक कंपनी है जिसके द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा पहली बार उत्तराखंड राज्य में शुरू कर दी गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा भी है कि इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। पवन हंस लिमिटेड एड्स मोर रूट, ठीक है। तो 29 जुलाई 2020 को इन्होंने अपनी उत्तराखंड की उड़ान को लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ में इस योजना को किस रूट पर शुरू किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच में इस योजना को शुरू किया गया है। इनमें से ये रूट जो है ये आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ एक टर्म हम लोगों ने यूज़ किया है कि उड़ान आरसीएस। तो आरसीएस का मतलब होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि उड़ान योजना के तहत रीजनल आपस में रीजनल कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस पीएसयू ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा पीएफसी, यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में आईआईटी कानपुर के साथ में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आईआईटी कानपुर और पीएफसी के बीच में इस मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। तो ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी वर्ष 2020 की जो थीम है वो है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इसका वर्ष 2020 का थीम है जो कि आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है गुवाहाटी विकास प्राधिकरण मंत्रालय ने सीवर की सफाई के लिए किस रोबोट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में सीवर की सफाई में हर साल बहुत सारे इंसानों की मौत हो जाती है दम घुटने की वजह से, तो कम से कम ह्यूमंस का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए बैंडीकॉट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैंडीकॉट नाम से एक रोबोट को लॉन्च किया गया है गुवाहाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो इसमें देख सकते हैं ये वो रोबोट है। इसमें देखो लिखा है बैंडीकॉट नाम से ये रोबोट है जिसको माध्यम से सीवेज लाइन की सफाई जो है ये की जा सकती है। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि इसको कम से कम लोगों को इस्तेमाल करते हुए इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।